नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का एजुकेशन के इस मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम कर रहे थे एक नया प्रयोग करके देखते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आगे से क्लासें इस तरह से कर देंगे। बात करेंगे आज शिक्षा मनोविज्ञान की, क्योंकि मनोविज्ञान के संदर्भ में हमने पढ़ लिया है, शिक्षा के संदर्भ में भी हमने पढ़ लिया है। अब शिक्षा मनोविज्ञान की बात हो रही है। शिक्षा क्या थी? सीखना, और मनोविज्ञान थी व्यवहार। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कहें तो शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ हो गया कि शिक्षा की वे परिस्थितियां जहां मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाए, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, वो क्या कहलाएगी? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाएगी। तो देखिए यहां पर शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शैक्षिक परिस्थितियों में समस्याओं व सिद्धांतों के अध्ययन से है, कि जब हम शिक्षा को पढ़ाते हैं उसमें आपके सामने क्या समस्या आती है और जो सिद्धांत दिए गए हैं उन सब का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। अब शिक्षा मनोविज्ञान एक विषय के रूप में उभर कर कब आई? 1900 के अंदर आई। 1900 के अंदर एक विषय के रूप में उभरी। 1920 में थोरनडाइक ने इसके संदर्भ में बड़ा प्रयास किया था, इसीलिए थोरनडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक बोला जाता है। तो देख लेते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान सीखने व सिखाने की प्रक्रिया बताती है। ये बात मैंने आपको बताई थी, शिक्षा जो होती है वो सीखना और सिखाना है, और शिक्षा मनोविज्ञान कहती है कि सीखने सिखाने के दौरान व्यवहार किस प्रकार किया जाए वो प्रक्रिया बताती है। कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का आधार मानव व्यवहार का क्या है? अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति के संदर्भ में बात करें तो 1900 में हुई। तो देखो, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 में हुई, तब 1920 में स्पष्ट शाखा के रूप में सामने आई। स्पष्ट शाखा का अर्थ हो गया कि ये जो थी 1920 के अंतर्गत इसे पढ़ाया जाने लगा, या स्पष्ट शाखा के रूप में सामने आ गई। अब उसके बाद की बात करें, शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षा के क्षेत्र में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? थोरनडाइक को दिया जाता है। ठीक है। अब देखें, शिक्षा मनोविज्ञान जो थी उसमें वैज्ञानिक सूत्रपात करने का जो श्रेय किसको दिया जाता है? रूसो को दिया जाता है, जिनकी एक पुस्तक थी एमिल। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, एमिल पुस्तक में शिक्षा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया गया है। किसने? रूसो ने। तो ये आप बहुत बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि एमिल जो पुस्तक है वो किसकी है। तो एमिल इस तरह लिखा जाता है, ये देखिए। तो एमिल को आप इस तरह लिख सकते हो, स्माइल। स्माइल कब नहीं आती? जब हम रूस जाते हैं। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। तो ये मुख्य मुख्य बातें शिक्षा मनोविज्ञान की थी। अब देखें यहां से कि कोलसेनी के अनुसार अगर आपको पूछ ले, दो प्रश्न है तो दोनों बार हर बार अलग अलग तरीके से पूछेंगे और इनका उत्तर हर बार अलग अलग माना गया। क्या माना गया? वो पूछ लेता है कोलसेनी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, उसकी शुरुआत करने वाले विद्वान कौन थे? प्लेटो थे। ऐसे याद रखना है कि जो सैनिक होता है वो अपने पास क्या रखता है? प्लेट रखता है। सैनिक क्या रखता है? प्लेट रखता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। फिर देखो, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत किसने की थी? अरस्तु ने की थी। प्रश्न एक ही है, विद्वानों ने अलग अलग राय दे दी। स्किनर तो कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत अरस्तु ने की है, और कोलसेनी ये कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत किसने की है? प्लेटो ने। तो आपको ट्रिक बता दी, सैनिक जो होते हैं वो अपने पास प्लेट और मग रखते हैं, ऐसे याद रख लो, और स्किनर की आप ऐसे याद रख लो, है ना। स्किन जो होती है वो क्या होती है? अरस्तु की तरह होती है, ऐसे याद रखो। निष्कर्ष क्या हुआ कि शिक्षा मनोविज्ञान वह व्यवहारिक विज्ञान है, व्यवहार का ही तो अध्ययन करती है ना, कि वह व्यवहारिक विज्ञान है जो शिक्षा संबंधी विवेचना, विश्लेषण, समस्या समाधान करके आपके चिंतन को प्रभावित करने की, आप सोचते हैं उसके बारे में कह रहा है कि आपके चिंतन को क्या करती है? प्रभावित करने से क्या है? दशाओं से क्या है? संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान की ये परिभाषा निष्कर्ष के रूप में सब चीजों का अध्ययन करने के बाद ये निकल के आई है कि शिक्षा मनोविज्ञान वह व्यवहारिक विज्ञान है जो शिक्षा संबंधी विवेचना, विश्लेषण और समाधान करके आपके चिंतन को प्रभावित करने की दशाओं से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट। अब देखें दोनों में फर्क क्या है। शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में अगर बात करें कि दोनों के अंदर फर्क क्या है, एक तरफ आपने शिक्षा लिख लेना है, एक तरफ आपने शिक्षा मनोविज्ञान लिख लेना है। अब देखिए, शिक्षा का जो क्षेत्र है वो क्या है? व्यापक है। व्यापक होता है, बड़ा विस्तृत है। कैसे है भाई? क्योंकि शिक्षा आप जिंदगी भर जब तक आप जियोगे तब तक ले सकते हो। पढ़ने की कोई उम्र नहीं, सीखने की कोई उम्र नहीं। तो शिक्षा का क्षेत्र है वो क्या? व्यापक है। स्कूल में शिक्षा दी जाती है, कोचिंग सेंटरों में शिक्षा दी जाती है, ये पढ़े लिखों के लिए। अनपढ़ों को भी शिक्षा दी जाती है, ये भी देखो कैसे। आप कभी भी पढ़ सकते हो, पढ़ने की कोई उम्र नहीं, पढ़ने में कोई शर्म नहीं, ऐसा आपने स्लोगन देखा होगा। एक बिल्कुल अनपढ़ जो व्यक्ति होता है वो भी शिक्षित होता है।
कैसे होता है? वो कभी काम करने जाता है, किसी मैकेनिक का काम सीखता है, तो धीरे धीरे वो भी तो शिक्षित हो रहा है। तो इसका क्षेत्र क्या विस्तृत है, आप इसे एक शब्द में नहीं बांध सकते। तो शिक्षा का क्षेत्र जो है वो क्या है, व्यापक है। परंतु शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो संकुचित है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान सिर्फ एक सीमित दायरे के अंतर्गत ही काम करती है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान एक सीमित दायरे में काम करती है। शिक्षा की जो परिस्थितियां होंगी, शैक्षणिक स्थितियां होंगी, वही शिक्षा मनोविज्ञान क्या करेगी, कार्य करेगी। तो ये बात बिल्कुल सही है। शिक्षा साध्य है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान साधन है। साध्य होता है जिस वस्तु को प्राप्त करना है, शिक्षा को तो साध्य किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान तो साधन है। जैसे आपको कहीं जाना है, जैसे आपको जाना है हिमालय जाना है, तो बस है वो आपके लिए साधन है। उसी प्रकार शिक्षा की एक कड़ी है शिक्षा मनोविज्ञान, जो किसका काम करती है, साधन का काम करती है। तो ये साध्य है जिसे आपने प्राप्त करना है। आपने कहां जाना था, हिमालय, परंतु आप गए किसके माध्यम से, बस के माध्यम से। तो बस उसी तरह शिक्षा को प्राप्त करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान एक साधन के रूप में है। बहुत बार पेपर में पूछ लिया जाता है। तो शिक्षा क्या है, साध्य है जिसे साधा जाता है। शिक्षा संश्लेषणात्मक प्रक्रिया है और यह विश्लेषणात्मक प्रक्रिया है। शिक्षा का अर्थ है, संश्लेषण का अर्थ होता है पूरी विस्तृत बात को एक छोटे शब्दों में कह देना। आपको मैं पूरी कहानी सुनाऊं, एक कुत्ता हुआ करता था, उसे एक हड्डी मिल गई, ऐसी पूरी बात बताऊं मैं आपको, और लास्ट में कह दूं लालच बुरी बला है, तो वो उसका मैंने क्या कर दिया, संश्लेषण कर दिया। लालच बुरी बला है, पूरी कहानी सुनाई और उसका मैंने मोरल निकाल लिया, लालच बुरी बला है। वो क्या है, संश्लेषण है। यानी शिक्षा क्या करती है, पूरी चीज का निचोड़ निकाल लेती है, उसे संश्लेषण कहते हैं। परंतु शिक्षा मनोविज्ञान ये तो विश्लेषणात्मक प्रक्रिया है। इसमें तो क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है कि व्यक्ति का व्यवहार किस प्रकार का है, इस व्यवहार को कैसे सुधारा जाए, इसको किस प्रकार के वातावरण में रखा जाए ताकि इसका व्यवहार क्या हो जाए, सुधारा जाए। तो ये विश्लेषणात्मक प्रक्रिया बड़ी प्रक्रिया है। शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया भी है। कैसे, मैंने कहा समाज अकेले व्यक्ति से नहीं बनता, समाज के लिए दो व्यक्ति चाहिए। अभिव्यक्ति के लिए भी हमें दो व्यक्ति चाहिए, बात करने के लिए, विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक सामने एक इधर होना चाहिए। तो कह रहा है कि शिक्षा जो होती है वो दो व्यक्तियों के मध्य होती है, अर्थात सामाजिक प्रक्रिया हो गई। तो शिक्षा क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, ये एक व्यक्ति विशेष के लिए है, पर्सनली है, व्यक्तिगत है, भावात्मक है, फीलिंग से जुड़ी हुई है, और मानसिक प्रक्रिया है, माइंड से जुड़ी हुई है। आप अकेले अध्ययन कर सकते हैं, पर्सनली किसी व्यक्ति का अध्ययन कर सकते हैं, परंतु शिक्षा तो सबका अध्ययन करती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो पर्सनली है, मानसिक है, फीलिंग्स संवेगात्मक है, भावात्मक कह सकते हैं आप इसे। शिक्षा का संबंध मानव व्यवहार के परिमार्जन से होता है। शिक्षित जो व्यक्ति होता है वो पहले जानवर की तरह व्यवहार करता है। अशिक्षित जो होता है उसके व्यवहार को क्या किया जाता है, शिक्षा के माध्यम से सुधारा जाता है। आप कभी एक अनपढ़ व्यक्ति को और एक पढ़े लिखे व्यक्ति को पास में खड़ा कर लेना, दोनों की बातों से पता चल जाएगा कि पढ़ा लिखा कौन है। क्योंकि जो पढ़ा लिखा होगा उसके व्यवहार जो होता है उसके अंदर परिवर्तन आ जाता है, परिमार्जन हो जाता है। वो जब आगे वाला चुप हो जाएगा तभी बोलेगा, और वो बोलेगा, बात को बड़ी स्पष्ट तरीके से बोलेगा, जहां आवश्यकता होगी वहीं बोलेगा। परंतु शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध मानव व्यवहार का अध्ययन, वो भी कौन सी परिस्थितियों में, शैक्षिक परिस्थितियों में किया जाता है। और यहाँ तो व्यक्ति का, मानव का व्यवहार चलता ही रहता है, और शिक्षा मनोविज्ञान में सिर्फ शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इन दोनों में इतना फर्क है, तो ये चीज आपके समझ में आ जानी चाहिए। अब देखो शिक्षा मनोविज्ञान का नेचर कैसा है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है, ये आपसे वो पूछ रहा है। तो देखो शिक्षा मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है। विधायक विज्ञान की बात करें तो विधायक विज्ञान वो होती है जहां क्या, क्यों, कैसे, इन सब का अध्ययन किया जाता है। विधायक यानी विधि के अनुसार ये आदमी है तो ऐसा क्यों है, कैसे बना ये, तो क्या, क्यों, कैसे का अध्ययन करने के कारण शिक्षा मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है। और यहां से बहुत बार प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है। ओके जी, शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। बालक का व्यवहार किस प्रकार है, वो किस प्रकार की क्रिया कर रहा है, वो किस प्रकार से पिछड़ा हुआ है, इन सब का। शिक्षा मनोविज्ञान एक विशिष्ट विज्ञान है। अपने शिक्षा मनोविज्ञान विशिष्ट विज्ञान कैसे है, स्पेशलाइज होगी ना, सामान्य से हटकर अध्ययन कर रही है तो स्पेशल हुई कि नहीं हुई, तो ये ध्यान रखिएगा, विशिष्ट विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान भी है।
शिक्षा मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है। मैंने पीछे कहा शिक्षा सामाजिक है, यहां पर नेचर की बात हो रही है, वहां तो उसका क्षेत्र बता रहे थे। तो यहां देखो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति सामाजिक है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करती हुई समाज के साथ उसे जोड़ने का प्रयास करती है। समाज में किस प्रकार का व्यवहार है, अगर वो उससे कर रहा है तो फिर विशिष्ट विज्ञान के अंतर्गत करते हुए उसको समाज के अंदर मिलाने का काम करती है। फिर देखो शिक्षा मनोविज्ञान अनुपयुक्त विज्ञान है। अनुपयुक्त का मतलब अप्लाइड है, हम किसी पर कोई बात अप्लाइड कर सकते हैं और ये बता सकते हैं, उसके भावी जीवन को बता सकते हैं, उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। अनुपयुक्त मनोविज्ञान का अर्थ है कि जहां आवश्यकता है वो किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, उसी व्यवहार को देखकर हम उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। ये भावी जीवन को बता सकते हैं कि भविष्य में जाकर आपके साथ ऐसा होगा। कई बार जो लोग ज्यादा बोलते थे हम कहते हैं कि अरे कम बोला कर, तेरे लिए नुकसानदायक है, कल को तुझे आगे जा। लड़कियां जब बोलती है तो हम कहते हैं ना शानी शानी बातें करया कर लड़ी तो ना आगले घर जानो है, वो आगलो घर के है। हम उसकी भावी जीवन यानी अब व्यवहार को देखकर उसके भावी जीवन की क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं या उसकी भविष्यवाणी कर रहे हैं। अब देखो शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है, ये पूछ लेगा। शिक्षा मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान नहीं है, क्योंकि शुद्ध जो विज्ञान होती है वो नियमों पे चलती है ना। H2O एक जल का सूत्र है, तो है तो उसके अंदर तो हम परिवर्तन नहीं कर सकते। हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर तो परिवर्तन होते रहते हैं। आज एक बालक कमजोर है, जब हमने उसके व्यवहार को देखा और उसे थोड़ा सा समय दिया तो उसका व्यवहार बदल गया, तो ये एक शुद्ध विज्ञान नहीं कह सकते उसे। तो मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान है नहीं है, ये ध्यान रखना। शिक्षा मनोविज्ञान आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने एक बालक पर प्रयोग किया और वो प्रयोग सफल हो गया और वो प्रयोग सब बालकों पे सफल हो, हम उसे आइडल नहीं मान सकते। आदर्श का अर्थ क्या होता है, आइडल तो होता है, हम उसे आइडल नहीं मान सकते कि आपने एक प्रयोग कर लिया और वो सभी पर लागू कर दो। नहीं, हर व्यक्ति का व्यवहार, हर व्यक्ति का आचरण अलग अलग होता है। इसलिए ये क्या नहीं है, शुद्ध विज्ञान भी नहीं है, आदर्श मूलक विज्ञान भी नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान मानकीय विज्ञान नहीं है, इसका कोई मानक निर्धारित नहीं है। जैसे साइंस में तो मानक निर्धारित होते हैं, NaCl नमक होता है, उसकी कितनी मात्रा लेनी है वो सब कुछ, परंतु इसके अंदर कोई मानक निर्धारित नहीं है। एक व्यक्ति, मैं कह रहा हूं कि व्यक्ति विशिष्ट व्यवहार करता है, एक व्यक्ति सामान्य। जुड़वा बच्चे होते हैं, उनका व्यवहार भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये क्या है, मानक नहीं है, इसीलिए इन्हें मानकीय विज्ञान भी नहीं माना जाता। शिक्षा मनोविज्ञान नियामक विज्ञान नहीं है, नियम तो है ही नहीं, क्योंकि साइंस में होते हैं नियम, तो यहां तो है ही नहीं। क्योंकि नियामक विज्ञान मूल्य आधारित अध्ययन पर बल देता है। मूल्य आधारित का मतलब मैंने एक सूत्र बता दिया कि ये सूत्र लगाओगे तो वो आएगा, तो ऐसा तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत है ही नहीं। तो ये इसकी क्या थी और क्या नहीं थी, यहां से एक प्रश्न आपका आता है, तो इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखेंगे। अब मेरे हिसाब से तो आपको क्लास ठीक लग रही होगी, क्योंकि आज समय देखो कम लगा, टॉपिक हम ज्यादा कवर कर रहे हैं, है ना, टॉपिक हम ज्यादा कवर कर रहे हैं। ये देखो अब हम पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य, कि शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या क्या है। तो देखो सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान का एक ही उद्देश्य होता है कि बालक का सर्वांगीण क्या करना, विकास करना। बालक का क्या करना, सर्वांगीण विकास। और सर्वांगीण विकास में देखो सबसे पहले शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, ये सब चीजें क्या है, एक विकास के अंतर्गत आती है। तो वो शिक्षा कहती है कि ये सब चीजों का बालक का क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान का क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। ठीक है, शिक्षा विधि में क्या करना, सुधार करवाना। शिक्षा विधि में सुधार करवाने का अर्थ है, पहले क्या था, अध्यापक काम दे देते थे, ये याद कर लाना और नहीं करके डंडे पड़ते, परंतु आज ऐसा नहीं है। अध्यापक काम दे रहा है, बच्चों को पूछेगा आप कितने याद कर सकते हो, बालक कहते हैं हम तो 5% याद, तो 5 ही देने पड़ेंगे। तो शिक्षा विधि में सुधार की आवश्यकता किसने महसूस करवाई, शिक्षा मनोविज्ञान ने। नए सिद्धांतों की खोज करना, आज आप देख रहे होंगे अध्यापक नए नए तरीके से पढ़ा रहे हैं। पहले ब्लैक बोर्ड आया था ना, फिर ब्लैक बोर्ड के बाद ग्रीन बोर्ड आया, फिर उसके बाद नवाचार हुआ, फिर आपके प्लाई वाला बोर्ड आया जिसे मार्कर से लिखा जाता था, फिर उसके बाद में आपका कौन सा आया, आपका ये आ गया, डिजिटल बोर्ड आ गया। तो यानी क्या हो रहे, नवाचार हो रहे हैं। तो शिक्षा के अंदर जो नवीन शिक्षण विधियां आ रही हैं, नवाचार आ रहे हैं, वो सब चीजों की क्या होती है, खोज होती है। तो नए सिद्धांतों की खोज करना शिक्षा मनोविज्ञान कहती है कि बालक पर जरूरी नहीं है कि रट्टा मरवाएं, बालक को स्वयं करने का मौका दें, बाल केंद्रित शिक्षा बनाएं। तो नए सिद्धांत लागू हो रहे हैं।
शिक्षण कार्य में क्या करना, सहायता करना। शिक्षण कार्य जैसे अध्यापक थोड़ी थोड़ी सहायता करता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान कहती है हो सकता है बालक की याद ना हो, परंतु जैसे आप सहायता करें तो बालक एक्टिव मूड में आ जाए और बालक को जो कार्य आपने थोड़ा सा बताया वो भविष्य में उसके लिए क्या हो जाए, कारगर सिद्ध हो जाए। अधिगम प्रक्रिया को बाल केंद्रित बनाना अभी बता के गया था। अधिगम यानी लर्निंग, सीखना है वो किस प्रकार हो, बालक के आधार पे हो। बालक कहते गुरुजी मार तो इतो याद हो सी तो बितो याद करना, तो बाल केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, उचित पाठ्यक्रम का निर्माण करना यानी ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करना जो भविष्य में बालक को क्या करे, सहायता करे, भविष्य में बालक की क्या करे, सहायता करे। अब आपने देखा होगा, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, मुझे आज तक जब मैंने वो पढ़ा था a² b² प्लस ab, एक मैंने पढ़ा था साइन थीटा कोस थीटा, बाद में पता चला, पहले तो मुझे ये लगता राक्षसों के नाम है ये, आज तक मेरी जिंदगी में वो कभी काम नहीं आए हैं। परंतु जब मैंने चक्रवर्ती ब्याज पढ़ा, बट्टा पढ़ा, लाभ हानि पढ़ी, वो आज काम आ रहे हैं। तो यानी वो चीजें पढ़ाओ बालक को जो उसके भावी जीवन में क्या हो, सहायता करें, जो उसके काम आए। वो चीजें अनावश्यक सामग्री को उठाया जाए और उचित पाठ्यक्रम बनाया जाए, ये बात कह रही है। उचित पाठ्यक्रम का क्या करवाएं, निर्माण करें जो भविष्य में बालक की क्या करे, सहायता करे। अभिभावकों का मार्गदर्शन करना, अभिभावक जो होते हैं, पहले क्या थे, अब मैं मेरी बता दूं, मेरे परिवार में कौन ही पढ़ा लिखा, अब जानता कौन ही, स्कूलों कोई कह दें तो मास्टर का हाथ छोड़ो पढ़ा है कौन, और घना ही पढ़ता, और पहले यार मास्टर की आदत होती कहता का भाई कौन पढ़ा है, तो घरे आगे पापो ठोक तो भैया डुकांगे, अठ निशान ये पढ़ा रहता, ये लागता थाप ले रही पड़ी है, बड़ा ठोकी जेड़ा। तो बे मार्गदर्शन अब आज भी इतरिया कोनी। आज गार्जियन को जो आपकी पीएमटी को मीटिंग होती है ना, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, उसमें बुलाते हैं, बताते हैं आपका बच्चा इस क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप इसको ट्यूशन करवाइए, आप इस तरह से कीजिए, यानी सलाह देते हैं। पहला तरिया को नहीं ठोको जो आगे ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो शिक्षा मनोविज्ञान कहती है, अभिभावकों को भी मार्गदर्शन देती है कि आप अपने बालक को किस क्षेत्र की ओर। हम कहते हैं कि एक अध्यापक पहले गूंग चढ़ साइंस में लेके जाना, अरे बालक की रुचि नहीं है, आप साइंस क्यों दिला रहे हो, बालक की रुचि आर्ट में जाने की तो आर्ट दिलाओ ना। तो यानी ये चीजें आज के जमाने में चल रही है, अभिभावकों को भी मार्गदर्शन देने का काम करती है शिक्षा मनोविज्ञान का, ये क्या है, उद्देश्य है। फिर देखो, अध्यापकों को निर्देश देना, अध्यापकों को भी निर्देश देती है कि बच्चों को किस प्रकार पढ़ाया जाए, बच्चों को किस प्रकार पढ़ाया जाए, ये चीज बताती है कौन, शिक्षा मनोविज्ञान। कैसे बता देती है गुरुजी, अध्यापकों को बताती है कि आपको क्लास में घुसते ही पढ़ाना नहीं है, 5 मिनट आपको क्लास से बालकों को जोड़ना है, 10 मिनट आपने उनसे वार्तालाप करने हैं, प्रश्न सुनने हैं, पाठ पढ़ाते समय बीच बीच में से प्रश्न पूछने हैं, फिर कॉपी चेक करनी, यानी सब चीजें अध्यापकों को निर्देशित करती है। अध्यापकों कहते हैं बालक जिस प्रकार से सीख रहे हैं, धीमी गति से सीख रहे हैं तो आप धीमी गति से सिखाइए। सब चीजें कौन बताती है, शिक्षा मनोविज्ञान। मूल्यांकन में उचित विधियों को काम में लेना, मूल्यांकन जो होता है उसमें उचित विधियों का, ऐसा नहीं है कि गुरुजी में लासी ले आके दे टाबर, या गुरुजी ने कोई चिड़ा ले आके दे, गुरुजी भी नंबर फालतू दे ना। उचित मापदंडों के आधार पर बालक की कॉपी जांच की जाए, उसका मूल्यांकन किया जाए। हकीकत में गार्जियंस के सामने ये चीज रखी जाए कि आपका बालक इस क्षेत्र में पिछड़ा है, इस क्षेत्र में नहीं है, ये अच्छी रिपोर्ट दे रहा है। व्यवसायिक निर्देशन देना, व्यवसायिक निर्देशन है आपका व्यवसाय क्या है, उसी के अनुसार व्यवहार करना। अब शिक्षक जो होता है वो स्वतंत्र चर मानते हैं और विद्यार्थी का आश्रित चर है, परंतु मध्यस्थ जो पाठ्यक्रम दोनों को जोड़ रहा है, तो ये जरूरी है कि आप अपने व्यवसाय के प्रति क्या हो जाए, सजग हो जाएं। बालकों की इच्छा के अनुसार आप उससे पढ़ाएं, क्योंकि शिक्षा आज क्या है, बाल केंद्रित भाग है। फिर अगर बात करें समूह यानी ग्रुप और गति को समझने में योगदान देता है, यानी आप एक समूह कक्षा के अंदर, माइंड कक्षा में नहीं बढ़ाना, माइंड में समूह बढ़ा लो कि ये बालक पिछड़ा हुआ है, ये बालक सामान्य है, ये बालक ब्रिलियंट है ना, उस तरह का। तो उन्हें उसी के अनुसार कार्य दिया जाए जिससे अध्यापन की गति बढ़े और अधिगम बढ़िया से बढ़िया हो। तो ये चीज भी कौन बताता है, शिक्षा मनोविज्ञान बताती है। शिक्षा के उद्देश्यों की प्रक्रिया की प्राप्ति में सहायक है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि बालक के व्यवहार में अच्छा परिवर्तन हो, बालक के व्यवहार में अच्छा परिवर्तन हो और उसी परिवर्तन के अनुसार उसे पढ़ाया जाए। बस वही तो कह रहा है, शिक्षा का उद्देश्य बालक के सर्वांगीण विकास का करना है और वही उद्देश्य है। समावेशी शिक्षा पर आधारित शिक्षण प्रक्रिया, समावेशी होती है को एजुकेशन, यानी समावेशी के अंदर सब चीजों का अध्ययन करवाया जाए, उसे क्रियात्मक पक्ष भी सिखाया जाए ताकि भविष्य में बालक किसी रोजगार से वंचित न रह जाए। उन्हें आपकी पुस्तकीय ज्ञान भी करवाया जाए। तो ये आरटी
जो आपकी 2009 है उसके अंदर ये बिंदु शामिल है। कौन सा? समावेशी शिक्षा पर आधारित शिक्षण प्रक्रिया, बच्चों और लड़कों और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, इस तरह की बातें। लड़कियां भी आज बराबर स्थान रखती हैं, उन्हें भी अच्छी शिक्षा दी जाए। ये सब क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं। अब देखो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र, ये सारे जो टॉपिक आपके लगते हैं वही है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र। देखो विलियम जेम्स क्या कहते हैं? आकाश व धरती की समस्त वस्तुएं मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती हैं। अंतरिक्ष मनोविज्ञान भी है, स्पेसिक जिसे मनोविज्ञान बोलते हैं, वो कौन कहते हैं? ये देखो विलियम जेम्स ने बात कह दी कि आकाश की हो चाहे धरती लोक की हो, समस्त वस्तुएं किसके अंतर्गत आती हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के संदर्भ में आती हैं। ठीक है, तो देखो पहला टॉपिक जो हमारे लगता है वंशानुक्रम है वातावरण का अध्ययन, ये शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र बता रहे हैं, है ना। ये देखो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र, तो इस वंशानुक्रम का भी अध्ययन करना पड़ेगा, जिसमें तारे जमी है फिल्म बनी थी कि आपका बच्चा कमजोर है तो आपके जीन में कहीं प्रभावित तो नहीं है, किस प्रकार के वातावरण में रह रहा है वो भी देखना पड़ता है। अभिवृद्धि और विकास, बालक की ग्रोथ कितनी हुई, उसका मानसिक विकास कितना हुआ, उसका शारीरिक विकास कितना हुआ, इन सब चीजों का। अधिगम, लर्निंग किस प्रकार कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा है, किस प्रकार रटन पद्धति से कर रहा है या सीख के कर रहा है। मोटिवेशन का कितना का अहम रोल है, विप्रेरणा का, है ना। बुद्धि, इंटेलिजेंस, आपकी बच्चे की इंटेलिजेंस किस प्रकार की है, संवेगात्मक बुद्धि किस प्रकार की, इन सब का अध्ययन किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। व्यक्तित्व का अध्ययन, पर्सनैलिटी का अध्ययन, ये सब टॉपिक आपके लगते हैं। रुचि व मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन, बालक की रुचि क्या है, उसकी मूल प्रवृत्तियां क्या है ना, इन सब चीजों का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन, जो पढ़ तो उससे समस्या आ रही है, अध्यापक की भाषा की समस्या हो सकती है, आसपास के वातावरण की समस्या हो सकती है, कक्षा का जो वातावरण है उसकी समस्या हो सकती है। हो सकता है कोई अध्यापक शायरी मार रहा हो, उसे अच्छी लग रही हो, एक अध्यापक नहीं मार रहा उसको अच्छी नहीं लग रही हो, एक अध्यापक कंटेंट टू कंटेंट बात करता है, कई बच्चों को वो अध्यापक अच्छे लगते हैं, कई लोग बकवास करते हैं वो लोग अच्छे लगते हैं। तो सब चीज, हर बालक की रुचि अलग होती है। असामान्य बालकों का अध्ययन, असामान्य बालक कौन से? विशिष्ट बालक होते हैं, विकलांग बालक होते हैं, जो कक्षा में पिछड़ जाते हैं, मंद गति से सीखने वाले बालक होते हैं, उन सब का अध्ययन भी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। मापन में मूल्यांकन का अध्ययन, मापन किस प्रकार करना है, जिसमें अंक दिए जाते हैं। मूल्यांकन सारा होता है जिसमें ग्रेड वगैरह दिया जाता है, इन सब का अध्ययन हम करेंगे। निर्देशन व परामर्श का अध्ययन, आप किस प्रकार निर्देश दे सकते हैं, अगर वो उस निर्देश पे जो आपने कहा उस पे चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है, उसको परामर्श दिया जाए, उसको सलाह दी जाए कि बेटा तू इस प्रकार कर, तेरा कार्य सुधर जाएगा। अनुशासन व शिक्षण विधियों का अध्ययन किया जाता है। ये सबसे डिसिप्लिन जो है वो सबसे जरूरी है, चाहे आप किसी भी क्लास में बैठे हैं, चाहे छोटी कक्षा में बैठे हैं, बड़ी में बैठे हैं, अनुशासन आपके जीवन में बड़ा अहम रोल रखता है। तो वो भी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत है कि अनुशासन में अगर आप किसी चीज को सीख रहे हैं तो भविष्य में आप उसे कभी नहीं भूल सकते। पाठ्यक्रम में अधिगम प्रक्रियाओं का अध्ययन, आपका पाठ्यक्रम क्या है, आपको पढ़ाने की विधियां क्या है, ठीक है, तो वो सब चीजों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। अनुसंधान व शारीरिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, नई नई खोज करना, किस तरीके से पढ़ा है। आजकल आप देख रहे होंगे कोई 9 का पढ़ा अलग तरीके से पढ़ा रहा है, कोई 5 का पढ़ा अलग तरीके से पढ़ा रहा है, कोई 15 का पढ़ा अलग तरीके से पढ़ा रहा है। सब चीजों का अध्ययन आज नई लेटेस्ट विधि से। व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन, प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट योग्यताएं होती हैं, उन सब का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। मानसिक क्रियाएं, देखो चिंतन, आपके टॉपिक लगाए रीट वालों के, तो कल्पना, प्रत्यक्षीकरण, तर्क आदि का अध्ययन, इन सब का अध्ययन किया जाए। बालक किस प्रकार सोचता है, वो क्या तर्क देता है, उसकी कल्पना क्या है, वो क्या बनना चाहता है, और उसके सामने वस्तु जो है क्या उसके अनुसार वो व्यवहार को ढाल पा रहा है, इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है। अभिव्यक्ति, एक्सप्लेन जो करते हैं, है ना, अभिव्यक्ति, अपने व्यवहार को प्रदर्शित करना, व्यवहार का अध्ययन किया जाता है कि उसका जब बोल रहा है तो उसके व्यवहार किस प्रकार का है, उसकी आंखें आपसे मिल रही हैं या शर्मा रहा है या बेवकूफ बोल रहा है, तो इन सब का अध्ययन भी शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों के अंतर्गत किया जाता है। समूह गतिशीलता व समूह व्यवहार का अध्ययन, यानी ग्रुप रीडिंग जो होती है उसका वो किस प्रकार के ग्रुप में रहता है और किस प्रकार का अध्ययन कर रहा है, उस पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है, इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता क्या है? देखो, बालक एक ऐसी पुस्तक के समान है जिसमें भली भांति
जिसे भली भांति पढ़ना, और पढ़ने का माध्यम क्या है? मनोविज्ञान। बालक एक पुस्तक के समान होता है और अध्यापक का काम है उस पुस्तक को पढ़ना। और किस प्रकार पढ़ा जाएगा ऐसा नहीं है, तो मनोविज्ञान के माध्यम से पढ़ा जाएगा। और मैंने कहा मनोविज्ञान शब्द जहां जाए वहां व्यवहार अपना लेना, व्यवहार ले रख देना अपने आप, यानी बालक के व्यवहार को देखकर आपको उसको पढ़ना है कि इसका व्यवहार इस प्रकार कैसे है। तो ये बात किसने कही थी? रूसो ने कही थी। और रूसो क्या कहता है? अवधारणा में देखें, आवश्यकता, सामग्री का चयन और व्याख्या, यानी यथार्थ पाठ्यक्रम। यानी आप ऐसी सामग्री का चयन कीजिए। पहले, सबसे पहले सामग्री का चयन करते समय बालक की जो बुद्धि है, मानसिक विकास होता है, उस समय सबको मद्देनजर रखते हुए चयन करना चाहिए। फिर उसका एक्सप्लेन करना चाहिए। अर्थात पाठ्यक्रम क्या बढ़िया तरीके से तैयार होना चाहिए। सीखने की क्रिया का मार्गदर्शन, अर्थात जब बालक को पढ़ाया जाए तो वो किस प्रकार से पढ़ाया जाए, इसीलिए आपको सबसे पहले शिक्षण विधियां पढ़ाई जाती हैं। तो शिक्षण विधियां क्या हैं? सीखने की क्रिया का क्या है? मार्गदर्शन, यानी किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा, उसमें क्या है। अगर बालक एक प्रकार से नहीं सीख रहा तो दूसरा प्रकार अपनाइए। ये सब चीजें शिक्षा विधियों के अंतर्गत है। शिक्षक का अपने आप को समझना, अर्थात मूल्यांकन करना, कि शिक्षक भी खुद को अपनी कमियों को उजागर देखे। जैसे मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताया करें कि सर इस चीज में आप ग्रोथ कीजिए, इस चीज में आप सुधार कीजिए, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूं और स्टूडेंट जो होता है उसमें सुधार की आवश्यकता होती है। और मैं स्टूडेंट बनकर ही रहना चाहता हूं, सारी जिंदगी कुछ ना कुछ पढ़ता रहना चाहता हूं, इसीलिए आपके लिए नई नई चीजें लेके आते हैं। तो अध्यापक को अपना आंकलन करना चाहिए कि मुझे इस चीज में क्या करना है, सुधार करना है। तो ये चीज भी क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर जरूरी है। स्किनर की ये परिभाषाएं आ गई हैं। स्किनर क्या कहता है? शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। अध्यापक जब तैयारी करता है तो उसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान बड़ी जरूरी है, क्योंकि उसे बालकों में जाना और बालकों के व्यवहार का अध्ययन करना है। अगर उसे शिक्षा मनोविज्ञान नहीं आती तो वो क्लास को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान बड़ा जरूरी है। किसने कहा? स्किनर ने कहा। जॉन लॉक, इनकी टेबुला रसा जिसे कहा जाता है, ये कहते हैं बालक एक धुली हुई स्लेट के समान है, बालक एक कोरा कागज है, बालक मोम की तख्ती के समान है जिस पर हम कोई भी आकृति उकेर सकते हैं। आप जिस प्रकार बालक को पढ़ाएंगे बालक वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि उसकी आधारशिला कौन रखेगा? अध्यापक ही तो रखेगा। तो ये बात किसने कही थी? ये जॉन लॉक की परिभाषा है। सिगमंड फ्राइड क्या कहते हैं? बालक समुद्र में तैरते हुए हिमखंड के समान है। हिमखंड आपने देखा, बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैर रखते हैं तो एक जगह नहीं टिकता, कभी इधर चला जा कभी, यानी उसी प्रकार बालक का मन क्या होता है? चंचल होता है। उसे कहते हैं, यानी बालक का जो मन होता है वो किसके समान है? समुद्र में तैरते हुए हिमखंड के समान। ये परिभाषा किसने दी थी? सिगमंड फ्राइड ने। थॉमस फुलर क्या कहते हैं? शिक्षक को उतना ही अधिक बच्चों के स्वभाव का अध्ययन करना चाहिए जितना पुस्तकों का। वो कहते हैं, थॉमस फुलर ये कहते हैं कि एक अध्यापक को उतना अध्ययन करना चाहिए। मैं एक साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ कर देते हैं। तो उतना अध्ययन करना चाहिए जितना कि पुस्तकों का, यानी बालक का अध्ययन करना चाहिए जितना अध्ययन आप पुस्तकों का कर रहे हैं उससे ज्यादा आप किसका करें? बच्चों का। कौन करें? थॉमस फुलर। जड़ कह दो जुड़ कह दो, पढ़ाना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये बात किसकी है? जुड की परिभाषा है कि पढ़ाना हर किसी के बस की बात नहीं है। आप हर व्यक्ति नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। हम धक्का कर लेते हैं कई बार और धक्का फिर चलता नहीं ज्यादा देर, जबरदस्ती से। बाल केंद्रित शिक्षा, आज की जो मनोविज्ञान है वो बाल केंद्रित शिक्षा है। बालक जैसा चाहे उसे वैसे ही पढ़ाएं। छात्र के लेवल, एबिलिटीज यानी योग्यता व इंटरेस्ट के अनुसार पढ़ाया जाए, रुचि के। बालक क्या पढ़ना चाहता है, किस लेवल पे पढ़ना चाहता है, फोटों के माध्यम से पढ़ना चाहता है, थ्योरी के माध्यम से पढ़ना चाहता है, किस प्रकार पढ़ना चाहता है, तो उसे उसी हिसाब से पढ़ाया जाए। और मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन से ज्ञात किया जाता है कि बालक ने योग्यता और क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन किया है या नहीं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। मूल्यांकन में ये चीजें तो नोट की जाती हैं कि बालक की योग्यता थी क्या, उसके अनुसार उसने अपना जितना कॉन्फिडेंस था क्या उस अनुसार उसने रिजल्ट दिया। तो ये सब चीजें मूल्यांकन के अंदर नोट की जाती हैं। तो ये थी अपने शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़ी हुई बातें, जो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।